हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल, इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आइए अपने इस फुल कोर्स ऑन इंडियन पॉलिटी फॉर यूपीएससी, पीसीएस एंड एसएससी एग्जाम्स को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। और जिस टॉपिक की हम लोग बात करने वाले हैं, जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं पिछले लेक्चर से, जो टॉपिक हमने स्टार्ट किया है वो है प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति। तो पिछले पार्ट में हम लोगों ने थोड़ा सा इसकी स्टार्टिंग की थी और हम लोगों ने इलेक्शंस का जो पूरा प्रोसीजर होता है यानी कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन जो होता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का सिस्टम, वो समझा था। हमने ये देखा था कि एमएलएज और एमपीज के जो वोट काउंट होता है यानी कि जो उनके वोट की वैल्यू होती है वो किस तरीके से निकाली जाती है, ठीक है। और हर राज्य का जो डेटा था वो मैंने आपको दिया था। आई होप कि आपने वो लेक्चर जो है सही से अच्छे से पढ़ लिया होगा। थोड़ा सा इसी में आगे बढ़ेंगे। आज ओथ के बारे में बात करेंगे और थोड़ा सा कंडीशंस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफिस के बारे में बात करेंगे कि क्या क्या होती है, और थोड़ा बहुत जो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी इलेक्शंस को ही लेकर, उसके कुछ क्रिटिसिज्म वगैरह भी जो थे वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी हुए थे उस मेथड को लेकर, ठीक है। थोड़ा सा उसके बारे में बात करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों से एक बार रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जो लोग इस कोर्स को, इस वीडियो सीरीज को फॉलो कर रहे हैं, जिनको ये पसंद आ रही है, वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने कलीग्स के साथ, ताकि हमारे इन कोर्सेज का जो फ़ायदा है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिल सके। और बाकी जो लोग चैनल पे नए हैं उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोगों को कंटेंट पसंद आ रहा है, हेल्पफुल लग रहा है, तो आप लोग भी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस वगैरह आपसे मिस ना हो। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखिए, पहले यहाँ पर हम लोग जो हमने पिछला लेक्चर जहाँ पर कंप्लीट किया था, जहाँ पर हम लोगों ने प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विद सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का पूरा सिस्टम समझा था, और वहाँ पर मैंने आपको बताया था किस तरीके से जो काउंटिंग वगैरह होती है, ठीक है ना। उसी के आगे बात करेंगे कि अगर इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट को लेकर कोई भी अगर कोई डाउट होता है, कोई भी अगर डिस्प्यूट होता है, ठीक है, तो उसको जो है सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में उसको चैलेंज किया जा सकता है, ठीक है। द इलेक्शन टू द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट कैन बी कॉल्ड इन क्वेश्चन बाय मींस ऑफ एन इलेक्शन पिटीशन। एक इलेक्शन पिटीशन जो है वो दायर की जा सकती है, प्रेजेंटेड टू द सुप्रीम कोर्ट आफ्टर द इलेक्शन इज ओवर। अब यहाँ पर आपको 2-3 पॉइंट जो है वो समझने हैं। पहला तो ये है कि प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है, यानी कि आप कह सकते हैं जो इलेक्शन है या जो उसका रिजल्ट है, दैट कैन बी चैलेंज्ड, ठीक, कैन बी चैलेंज, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट यह है कहाँ चैलेंज किया जाएगा, इन द सुप्रीम कोर्ट। और तीसरा है कब किया जाएगा, आफ्टर द इलेक्शन इज ओवर, ठीक है। इसके बाद सच इलेक्शन पिटीशन शुड बी प्रेजेंटेड बाय अ कैंडिडेट और 20 और मोर इलेक्टर्स जॉइंट टुगेदर एज पिटिशनर्स, ठीक है। यानी कि ये पिटीशन कौन दायर कर सकता है, याचिका कौन दायर कर सकता है, या तो जो कैंडिडेट रहा हो, ऑब्वियसली जो लूजिंग कैंडिडेट होगा वही करेगा, जो विनर कैंडिडेट है वो तो नहीं करेगा, है ना। लूजिंग कैंडिडेट कर सकता है, या फिर 20 या उससे ज्यादा इलेक्टर्स, यानी कि एटलीस्ट 20 इलेक्टर्स। इलेक्टर्स कौन कौन है ये हमने पिछले लेक्चर में डिसाइड कर लिया है, ठीक है। राज्यसभा, लोकसभा के इलेक्टेड एमपीज, स्टेट असेंबलीज के इलेक्टेड एमपीज, और दिल्ली और पुडुचेरी की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वहां के इलेक्टेड एमपीज, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इलेक्टेड, ठीक। तो ये 20 या इससे ज्यादा लोग मिलकर जो है पिटिशनर के तौर पर काम कर सकते हैं, यानी कि याचिकाकर्ता के तौर पर जो है वो याचिका फाइल कर सकते हैं, याचिका दायर कर सकते हैं, ठीक है। एंड मे बी प्रेजेंटेड एट एनी टाइम आफ्टर द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ द डिक्लेरेशन, ठीक है। यानी कि जब रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है उसके बाद कभी भी कर सकते हैं, लेकिन 30 दिन के अंदर अंदर, ठीक है, नॉट लेटर देन 30 डेज फ्रॉम सच पब्लिकेशन। यानी कि रिजल्ट अगर जैसे मान लीजिए आज रिजल्ट आता है तो आज से 30 दिन के अंदर अंदर इस तरीके की अगर याचिका दायर करने की इनको जरूरत महसूस होती है तो ये कर सकते हैं, लेकिन 30 दिन के अंदर अंदर करनी है, ठीक है। इसके बाद इलेक्शन ऑफ अ प्रेसिडेंट कैन नॉट बी चैलेंज्ड ऑन द ग्राउंड दैट द इलेक्टोरल कॉलेज वाज इनकम्प्लीट, ठीक है। इस ग्राउंड पर चैलेंज नहीं किया जा सकता कि इलेक्टोरल कॉलेज जो है वो एम्प्टी था। इसका मतलब एग्जिस्टेंस ऑफ एनी वैकेंसी अमंग द मेंबर्स ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज, ठीक है। अगर मान लीजिए इलेक्टोरल कॉलेज में, जैसे हमने बात की थी कि किसी भी राज्य में अगर मान लीजिए जो लोकसभा है, सॉरी जो असेंबली है, जो विधानसभा है, अगर वो डिसॉल्व है, ठीक है, तो वहाँ के लोग, जो वहाँ के एमएलएज हैं, वो इलेक्शन में पार्ट नहीं ले सकते। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि इलेक्टोरल कॉलेज में क्या है, इलेक्टोरल कॉलेज में वैकेंसी है, तो उस आधार पर जो है इलेक्शन के प्रेसिडेंट के रिजल्ट को, या जो प्रेसिडेंट का पूरा इलेक्शन है, इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता, ये ध्यान रखना है, ठीक है। इफ द इलेक्शन ऑफ अ पर्सन एज प्रेसिडेंट इज डिक्लेयर्ड वॉइड बाय द सुप्रीम कोर्ट, acts done by him before the date of such declaration of the Supreme Court are not invalidated and continue to remain in force, ठीक है। अगर मान लीजिए इस तरीके की कोई याचिका दायर की जाती है और सुप्रीम कोर्ट उस याचिका को सही मानता है, सही ठहराता है,
और प्रेसिडेंट के चुनाव को जो है वो वॉइड डिक्लेयर कर देता है, मतलब ये डिक्लेयर कर देता है कि हाँ ठीक है, ये जो इलेक्शन थे ये सही नहीं थे, इनको रद्द किया जाता है। तब भी जब तक ये रिजल्ट आता है, ठीक है, जैसे प्रेसिडेंट अगर आज बन जाता है, क्योंकि आज से क्या है कि रिजल्ट अगर आ जाएगा तो प्रेसिडेंट आज बन जाएंगे, 30 दिन के अंदर आपको याचिका दायर करनी है तो कुछ दिन वहां पर लगेंगे, उसके बाद फिर उस पर याचिका के ऊपर सुनवाई होगी, उसके बाद जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा तब तक जो व्यक्ति प्रेसिडेंट बन चुके थे, जो डिक्लेयर कर दिए गए थे, उन्होंने कुछ कार्य किए होंगे, ठीक है, तो उस दौरान भी उन्होंने जितने भी काम किए हैं वो सारे के सारे वैलिड रहेंगे, वो इनवैलिड नहीं होंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर हम बात करें, जैसे आज का एग्जांपल लेके, जैसे मान लीजिए आज 15 अगस्त 2020 है, ठीक है, मान लीजिए आज इलेक्शन का रिजल्ट आता है और कोई व्यक्ति जो है वो प्रेसिडेंट बन जाता है आज, ठीक, तो यहां से लेकर 30 दिन तक यहां पर तो आप इलेक्शन फाइल कर सकते हैं इस 30 दिन के दौरान, ठीक है, यहां पर जो है पेटिशन फाइल कर सकते हैं, ठीक। अब इसके बाद मान लीजिए कि बहुत जल्दी भी अगर सुनवाई होती है और यहां से 15 दिन में, यानी कि यहां से 15 दिन में इसका जो है रिजल्ट आ जाता है पेटिशन का, ठीक है, ये पेटिशन का रिजल्ट आ जाता है, एग्जाम जो इलेक्शन है इसको वॉइड करार दिया जाता है, ठीक। तो तब भी जो यहां से ये जो 30 दिन का टाइम है और ये जो 15 दिन का टाइम है, यानी कि इस 45 दिन के बीच में इन्होंने जो भी काम किया होगा वो वैलिड रहेगा, ठीक है, वो इनवैलिड नहीं होगा। हालांकि अगर यहाँ पर इलेक्शन रद्द भी हो जाते हैं तो वापस से दोबारा इलेक्शन होंगे, वो चीज़ अलग है, लेकिन इन्होंने जो काम यहाँ पर किया है जब से बनने के बाद से इलेक्शन के वॉइड होने तक, वो वैलिडेट रहेगा, वो वैलिड रहेगा, ठीक है। चलो आगे देखो, क्रिटिसिज्म ऑफ सिस्टम ऑफ इनडायरेक्ट इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, कि प्रेसिडेंट का जो इनडायरेक्ट इलेक्शन का सिस्टम है उसका कुछ क्रिटिसिज्म भी हुआ है हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, क्या है देखते हैं। सम मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्रिटिसाइज द सिस्टम ऑफ इनडायरेक्ट इलेक्शन फॉर द प्रेसिडेंट एज अनडेमोक्रेटिक एंड प्रपोज्ड द आइडिया ऑफ डायरेक्ट इलेक्शन। उन्होंने ये बोला है कि ये गैर लोकतांत्रिक है, ठीक है, अनडेमोक्रेटिक है, और प्रपोज किया है कि डायरेक्ट इलेक्शन जो है उसको किया जाए, मतलब डायरेक्ट इलेक्शन के तरीके से जो है प्रेसिडेंट का चुनाव किया जाए, ठीक है। लेकिन इसके बाद भी जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, यानी कि जो संविधान निर्माता थे, उन्होंने इनडायरेक्ट इलेक्शन को ही चुना है। क्यों चुना है, उन्होंने क्या इसके पीछे अपनी दलीलें दी हैं, ये देखते हैं। पहला यह है कि द इनडायरेक्ट इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट इज इन हार्मनी विद द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट envisaged in the constitution. Under this system, the president is only a nominal executive and the real powers are vested in the council of ministers headed by the prime minister. It would have been anomalous to have the president directly elected by the people and not give him any real power. क्योंकि हमें पता है कि president जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, he is a nominal head, ठीक है, वो nominal head है या nominal executive है। बाकी जो real head है या जो real powers है वो किसके पास है, council of ministers के पास, who all are headed by the प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में जब इस तरीके की व्यवस्था है तो अगर हम डायरेक्ट इलेक्शन करते हैं, यानी कि लोगों के द्वारा डायरेक्टली अगर राष्ट्रपति का चुनाव होता है और उसके बाद अगर उनको कोई पावर नहीं दी जाती है तो दैट इज नॉट गुड, है ना। फिर वो चीज़ ऐसी हो जाएगी कि हमने किसी व्यक्ति को चुना है लेकिन उसके पास एज सच हमारे ऊपर डायरेक्टली रूल करने की पावर नहीं है, तो इसलिए इस ग्राउंड पर जो है इनडायरेक्ट इलेक्शन को ही चुना गया है। अगला यह है, द डायरेक्ट इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट वुड हैव बीन वेरी कॉस्टली and time and energy consuming due to the vast size of the electorate. This is unwarranted keeping in view that he is only a symbolic head. फिर वही बात आती है कि इसमें बहुत ज़्यादा खर्चा होगा, बहुत ज़्यादा टाइम, बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है वो लगेगी, ठीक है। जो हमारा इलेक्टोरेट का साइज इतना बड़ा है उसके हिसाब से, यानी कि हमारी पॉपुलेशन उतनी ज़्यादा है, उसमें से फिर इलेक्टोरेट जो हमारे वोटर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा है, और फिर वही बात है कि ये व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ सिम्बॉलिक हेड है, इनका डायरेक्टली एज सच कोई रोल यहाँ पर है नहीं लोगों के ऊपर, ठीक है। तो इस तरीके का काम करना जो है वो फिर जायज़ नहीं है, ठीक। Some members of the Constituent Assembly suggested that the president should be elected by the members of 2 houses of the parliament alone, ठीक है। Constituent Assembly के, यानी कि जो संविधान सभा है उसके कुछ सदस्यों ने ये बोला कि चुनाव किस किस तरीके से होता है, इलेक्टोरल कॉलेज क्या क्या है ये हमें पता है, ठीक है, उसमें स्टेट का रोल भी है, उसमें 2 यूनियन टेरिटरीज का रोल भी है। तो यहाँ पर यह बोला गया इन लोगों के द्वारा कि इसके चुनाव में, यानी कि राष्ट्रपति के चुनाव में सिर्फ और सिर्फ जो 2 हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट है, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा ओनली, सिर्फ इन्हीं का रोल होना चाहिए, बाकियों का रोल नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसका अगला है, द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट प्रेफर दिस एज द पार्लियामेंट डोमिनेटेड बाय वन पॉलिटिकल पार्टी वुड हैव इनवेरिएबली चूजन अ कैंडिडेट फ्रॉम दैट पार्टी एंड सच अ प्रेसिडेंट कुड नॉट रिप्रेजेंट द स्टेट्स ऑफ द इंडियन यूनियन, ठीक है। सीधी सी बात है, कॉन्स्टिट्यूशन के जो निर्माता थे उन्होंने इस बात को प्रेफर नहीं किया, ठीक है। क्यों नहीं प्रेफर किया, क्योंकि जनरली हम लोगों को पता है कि जो लोकसभा होती है, ठीक है,
या फिर पार्लियामेंट की अगर ओवरऑल बात कर लें तो वहां पर क्या है कि किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की मेजोरिटी तो होती है, डोमिनेशन एक पॉलिटिकल पार्टी का होता है, ठीक। अगर मान लीजिए इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी, ठीक है, प्रेसिडेंट के चुनाव की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ अगर एमपीज के बाद दे दी गई, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों के बाद दे दी गई, तो उससे क्या होगा कि जो प्रेसिडेंट है, ठीक है, वो जो स्टेट्स है उनको रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि स्टेट्स वालों का तो फिर यहाँ पर कोई रोल होगा ही नहीं, ठीक है ना। इसलिए जो प्रेजेंट सिस्टम है, जो इनडायरेक्ट इलेक्शन का प्रेजेंट सिस्टम है, और जिस तरीके से एमपीज एमएलए सबको इसमें लिया जाता है, इट मेक्स द प्रेसिडेंट आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द यूनियन एंड द स्टेट्स इक्वली। इसमें स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन भी है और यूनियन का रिप्रेजेंटेशन भी है, ठीक है। इसके बाद कुछ ने ये बोला कि ये जो एक्सप्रेशन दिया गया है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का, ये सही नहीं है, ये एक मिसनोमर है। मिसनोमर का मतलब है कि जिससे कुछ चीज क्लियरली नहीं पता लग रही, ठीक है। क्यों नहीं पता लग रही? क्योंकि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन टेक्स प्लेस वेयर 2 और मोर सीट्स आर टू बी फिल्ड, ठीक है। इन्होंने ये बोला कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन वहां पर बोला जाता है जहां पर 2 या 2 से ज्यादा सीटों में चुनाव होना हो। यहां पर तो सिर्फ एक ही वैकेंसी है, ठीक है। तो इसको बोला जाना चाहिए प्रेफरेंशियल या फिर ऑल्टरनेटिव वोट सिस्टम, ठीक है। इसको प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन नहीं बोला जाना चाहिए, इसको बोला जाना चाहिए प्रेफरेंशियल या फिर ऑल्टरनेटिव वोट सिस्टम। और दूसरी बात ये कही गई कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का जो सिस्टम है, जो एक्सप्रेशन है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ये भी सही नहीं है। क्यों? क्योंकि किसी भी वोटर के पास सिंगल वोट नहीं होता, हर वोटर के पास प्लूरल वोट्स या मल्टीपल वोट्स होते हैं। इसलिए जो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट की बात कही गई है, ये भी सही नहीं, ठीक है। हालांकि जो वोट है वो तो मतलब उतने ही है, जितने इलेक्टर्स हैं, वोटिंग तो उतनी होगी, बैलेट पेपर्स तो उतने ही होंगे, लेकिन उनकी जो वोट की वैल्यू है वो हम लोगों ने देखी थी कि वोट की वैल्यू, हमारे एमपीज की वोट की वैल्यू 708 है, ठीक है। एक एमपी के वोट की वैल्यू 708 है, और जितने भी एमएलएज हैं उनके अलग अलग हैं, वो हमने आपको कल बताया था पूरा। तो इसीलिए बोला गया है कि जब उनके वोट की वैल्यू एक नहीं है, दे डोंट हैव अ सिंगल वोट, तो उसको सिंगल ट्रांसफरेबल वोट क्यों बोला जाता है। ये कुछ इस तरह क्रिटिसिज्म है, आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं, आप लोगों से एग्जाम में ये पूछे जा सकते हैं। इस तरह कोई भी क्वेश्चन अगर आता है क्रिटिसिज्म को लेकर, ठीक है, तो वो आप यहाँ पर ये पॉइंट्स यूज कर सकते हैं, ठीक। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं क्वालिफिकेशन, ओथ एंड कंडीशंस, कि क्या क्या क्वालिफिकेशन है, राष्ट्रपति कौन बन सकता है, कौन नहीं बन सकता है, इसके बारे में बात करेंगे। अ पर्सन टू बी एलिजिबल फॉर इलेक्शन एज प्रेसिडेंट शुड फुलफिल द फॉलोइंग क्वालिफिकेशंस, ठीक है। क्या क्या क्वालिफिकेशंस है दी गई है आर्टिकल 58 के क्लॉज 1 में, ठीक है। क्या लिखा गया है? ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी कि वो भारत के नागरिक होने चाहिए। ही शुड हैव कंप्लीटेड 35 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है, 35 साल की एज होनी चाहिए। 35 साल की एज मतलब उनकी 35 साल की उम्र पूरी हो गई होनी चाहिए, ठीक है। एक चीज यहां पर मैं आपसे सिटीजन वाले में ये पूछना चाहूंगा कि हम लोगों ने सिटीजनशिप का आर्टिकल जो है, या सिटीजनशिप के बारे में जो पूरा का पूरा चैप्टर है, वहां पर हमने चीजें बहुत डिटेल में डिस्कस की हैं। और यहां पर हम लोगों ने ये बात की थी कि जो इंडिया में इलेक्शन होता है प्रेसिडेंट का, उसमें सिटीजन सिर्फ बाय बर्थ होना जरूरी है या फिर किसी और तरीके से भी हो सकता है, ये आप मुझे बताएंगे, ठीक है, कि सिटीजनशिप बाय बर्थ ओनली और नॉट, ठीक है। आई थिंक आप सवाल समझ गए होंगे। सवाल यह है कि इसमें लिखा गया है कि ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। अब सिटीजनशिप एक्वायर करने के बहुत सारे तरीके हैं, हम लोगों ने डिस्कस किया है, 5 तरीके होते हैं किस किस तरीके से सिटीजनशिप एक्वायर की जा सकती है। तो क्या राष्ट्रपति बनने के लिए जो सिटीजन होना जरूरी है, क्या वो बाय बर्थ ओनली, यानी कि सिर्फ बाय बर्थ अगर होंगे तभी वो हो सकते हैं, या फिर अगर बाकी तरीके से भी अगर राष्ट्र जो है सिटीजन बनते हैं तब भी हो सकते हैं, ठीक है। ये सवाल का जो जवाब है वो मुझे आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि सिटीजनशिप वाला चैप्टर में जो है हम लोगों ने इस चीज़ों को डिस्कस किया है, तो इससे ये भी पता लगेगा कि आप लोग पीछे जाके जो पुराने चैप्टर्स हैं उनको कितना ज़्यादा रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो पहली कंडीशन है सिटीजन है, दूसरा है कि 35 साल की उम्र हो गई होनी चाहिए, तीसरा है ही शुड बी क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ द लोकसभा, ठीक है, कि लोकसभा के मेंबर यानी कि लोकसभा के सदस्य बनने के लिए वो क्वालिफाइड होने चाहिए, ठीक। तीसरा यह है। चौथा यह है कि ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, कोई लाभ का पद वो होल्ड नहीं करे होने चाहिए, यूनियन गवर्नमेंट के अंडर में, स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में, किसी लोकल अथॉरिटी के अंदर में, या फिर किसी भी पब्लिक अथॉरिटी के अंदर में, ठीक। यह चीज जो दी गई है कि ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, दिस इज मेंशन्ड अंडर आर्टिकल 58 क्लॉज 2, ठीक है। जो ऊपर की 3 क्वालिफिकेशंस दी गई थी वो आर्टिकल 58 क्लॉज 1 है। ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, दिस इज मेंशन्ड अंडर आर्टिकल 58 क्लॉज 2, ठीक है। A sitting president or vice president of the union, the governor of any state and a minister of the union or any state is not deemed to hold any office of profit and hence qualified as a presidential candidate, ठीक है।
सिटिंग का मतलब होता है एक्टिव, मतलब मान लीजिए जैसे कोई प्रेसिडेंट अभी है, वो अगले बार के लिए फिर से अगर चुनाव लड़ना चाहें तो वो लड़ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि किसी भी इस तरीके के सिटिंग प्रेसिडेंट को, वाइस प्रेसिडेंट को, गवर्नर है या फिर केंद्र में या राज्य में मंत्री है, उसको जो है वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट या लाभ का पद नहीं माना गया है, इसीलिए वो क्वालिफाइड है एज अ प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट, ठीक है, संविधान में ही लिखा गया है आर्टिकल 58 के क्लॉज 2 के अंतर्गत, ठीक। इसके बाद क्या है कि फर्दर द नॉमिनेशन ऑफ अ कैंडिडेट फॉर इलेक्शन टू द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट मस्ट बी सब्सक्राइब्ड बाय एटलीस्ट 50 इलेक्टर्स एज प्रपोजर्स एंड 50 इलेक्टर्स एज सेकेंडर्स, ठीक है। अब देखिए सिंपल सी बात यह है, ऊपर क्या लिखा गया है कि ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, ही शुड हैव कंप्लीटेड 35 इयर्स ऑफ एज और ही शुड बी क्वालिफाइड टू बी इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ लोकसभा। अब ये सीधी सी बात है, अगर ये 3 चीजें होती हैं, ठीक है, ये 3 चीजें मेरे पास भी है, ठीक है, मतलब 3 चीजें नहीं है, 35 साल तो नहीं है एज, मतलब अगर मान लीजिए किसी के पास अगर ये 3 चीजें होती हैं, कोई भी व्यक्ति आम नागरिक है, 35 साल से ऊपर की उम्र है, भारत का वो नागरिक है और वो लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है, ठीक। लोकसभा का चुनाव लड़ने की कंडीशन हालांकि इससे थोड़ा सा कम है क्योंकि उसमें तो 25 साल की एज होती है, ठीक है। तो अगर ये सारी चीजें हैं तो फिर कोई भी जाके राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकता। क्यों? क्योंकि ये राष्ट्रपति का चुनाव है, काफी इंपॉर्टेंट पद है। तो यहां पर एक चीज दी गई है कि कम से कम जो आपका नॉमिनेशन है, यानी कि जो आप अपना नामांकन भरेंगे, उसमें कम से कम 50 इलेक्टर्स जो हैं, इलेक्टर्स कौन है, इलेक्टोरल कॉलेज के जो लोग हैं, एमपीज, एमएलएज वगैरह, ठीक है, वो होने चाहिए एज अ प्रपोजर्स। प्रपोजर्स का मतलब होता है कि जो आपके नाम को प्रपोज कर रहे हैं, ठीक है। जैसे होता है कि जैसे आप लोगों ने देखा होगा स्कूल में, कॉलेज में जो इलेक्शन वगैरह होते हैं, तो वहां पर क्या होता है कि आप लोगों के नाम को बढ़ावा दिया जाता है, ठीक है, कि हाँ बोला जाता है कि हाँ ठीक है, इसको जो है वो इलेक्शन में खड़ा कर सकते हैं, ये हमारा रिप्रेजेंटेटिव है, एक तरीके से ये बोला जाता है ना। तो प्रपोजर्स का मतलब यही है कि जो आपके नाम को प्रपोज करेंगे, आगे लाएंगे कि हाँ ठीक है, हम इनके नाम से सहमत है। तो 50 ये होने चाहिए और 50 इलेक्टर्स होने चाहिए एज अ सेकेंडर्स। सेकेंडर्स का मतलब है जो प्रपोजर्स ने नाम दिया है वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक। सेकेंडर्स आर नथिंग बट दी सपोर्टर्स। ये क्या है कि जो ये प्रपोजर्स ने नाम दिया है ये इनके सपोर्टर्स हैं, दे आर सेकेंडर्स, ठीक है। तो कम से कम 50 इलेक्टर्स होने चाहिए एज अ प्रपोजर, 50 इलेक्टर होने चाहिए एज अ सेकेंडर, तभी जाके आप राष्ट्रपति का चुनाव का नामांकन भर सकते हैं, नॉमिनेशन फाइल कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं, ठीक। तो एवरी कैंडिडेट हैज टू मेक अ सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑफ 15,000 इन द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 15,000 रुपए की जो है वो सिक्योरिटी डिपॉजिट यानी कि जमा राशि जो है वो जमा करनी पड़ेगी। और ये भी ध्यान रखेंगे ये इन कैश जमा होती है, ठीक है। और कहां जमा करी जाएगी? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में। द सिक्योरिटी डिपॉजिट इज लायबल टू बी फोरफिटेड इन केस द कैंडिडेट फेल्स टू सिक्योर 1/6 ऑफ द वोट्स पोल्ड। ये तो सीधी सी बात है जिसको बोला जाता है कि जमानत जब्त होना, ठीक है। ये जमानत राशि होती है। जमानत राशि अगर आपको टोटल जितने भी वोट्स पोल होते हैं, किसी भी कैंडिडेट को अगर उसके 1/6 वोट नहीं मिलते, ठीक है, यानी कि वैलिड वोट्स का 16%, 16.66% से अगर कम वोट मिलते हैं तो फिर उसको जो ये 15,000 रुपए की जमानत राशि है ये जब्त हो जाएगी, ठीक है। ये तो मतलब और सारे इलेक्शन जो है उनमें भी यही क्राइटेरिया होता है 1/6 का, ठीक है। ये हम लोग बाद में आगे जाके लोकसभा के टाइम पर बात कर लेंगे, ठीक है। तो 1997 से पहले क्या था कि ये जो नंबर ऑफ प्रपोजर्स और सेकेंडर्स थे ये सिर्फ 10 थे, ठीक, मतलब 10 प्रपोजर्स 10 सेकेंडर्स। और जो जमानत राशि की बात की गई है, जो सिक्योरिटी मनी की बात की गई है, वो 2,500 रुपए थी। 1997 में इसमें कुछ अमेंडमेंट किया गया था जो इसका एक्ट है इससे रिलेटेड, और उसमें ये चीज़ों को बढ़ा के जो है वो बढ़ा दिया गया है, ठीक है। वो 50 इलेक्टर 50 सेकेंडर्स कर दिया गया है और जमानत राशि को भी बढ़ा के 15,000 रुपए कर दिया गया है, ठीक है। और ये क्यों किया गया है? इट्स इंक्रीज्ड टू डिस्करेज द नॉन सीरियस कैंडिडेट्स, ठीक है। वैसे हालांकि 10 अगर आप कहें कि 10 जो ये है 10 सेकेंडर्स 10 प्रपोजर्स, ये भी मतलब कोई एक बहुत आम बात नहीं है, इसको आम आदमी तो खैर नहीं जुटा सकते, लेकिन फिर भी ये बोला गया है कि अगर मान लीजिए वहां पर से भी कोई भी इस तरीके का एमपी एमएलए या कहीं का भी कोई भी इस तरीके का व्यक्ति है, अगर उसके पास 10-10 लोगों का सपोर्ट भी है तब भी वो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए खड़ा हो सकता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, दिस इज नॉट द केस, क्योंकि हम लोगों ने देखा था कि टोटल वैल्यू कितनी थी, जो टोटल वैल्यू हमारे टोटल नंबर ऑफ इलेक्टर्स है वो तो बहुत सारे थे, क्योंकि उसमें से 4,120 तो एमएलएज थे, ठीक है, और बाकी उसमें 776 एमपीज थे जो मतलब इलेक्शन में पार्ट लेते हैं। तो इतने सारे लोग अगर हैं और उसमें सिर्फ अगर आप 20 लोग का अगर आपको सपोर्ट है तो उसके आधार पर आप अगर इलेक्शन लड़ने चले हैं तो फिर वो एक तरीके से माना जाएगा कि यू आर अ नॉन सीरियस कैंडिडेट, ठीक है। ऑब्वियस सी बात ये है, हालांकि 100 भी कोई बहुत बड़ी वैल्यू नहीं है इसके कंपैरिजन में, लेकिन फिर भी 100 तब भी ठीक है, 20 के कंपैरिजन में 100 फिर भी 5 गुना कर दी गई है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। ओथ और अफर्मेशन बाय द प्रेसिडेंट। अब जब राष्ट्रपति चुन लिए जाएंगे तो वो अपने ऑफिस की जो उनका पद है उसकी शपथ लेंगे, ठीक है। तो वो क्या शपथ लेते हैं? देखिए,
Before entering upon his office, the president has to make and subscribe to an oath or affirmation. In his oath, the president swears. president किस चीज की कसम लेते हैं? To faithfully execute the office, यानी कि जो उनका पद है वो उसका निर्वाह फेथफुल तरीके से करेंगे। ठीक है, पहली बात तो यह है कि जो ओथ लिखी गई है, दिस इज मेंशन्ड अंडर आर्टिकल 60 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, आर्टिकल 60 में हम लोग पहुंच चुके हैं। इसके बाद यहां पर क्या दिया गया है? टू प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ। ठीक है, यानी कि संविधान के और कानून की वो क्या करेंगे? उसको रक्षा करेंगे, प्रिजर्व करेंगे, उसको बचाएंगे, प्रोटेक्ट करेंगे और डिफेंड भी करेंगे। ठीक है, टू डिवोट हिमसेल्फ टू द सर्विस एंड वेलबींग ऑफ द पीपल ऑफ द इंडिया। ठीक है, कि अपने आप को जो है वो लोगों की सर्विस के लिए, लोगों के कल्याण के लिए क्या करेंगे? डिवोट करेंगे। ठीक, अब बात आती है कि प्रेसिडेंट को ओथ दिलवाएगा कौन? द ओथ ऑफ ऑफिस टू द प्रेसिडेंट इज एडमिनिस्टर्ड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस जो होते हैं वो इनको ओथ दिलाते हैं, और अगर चीफ जस्टिस नहीं है तो उनके एब्सेंस में जो सीनियर मोस्ट जज होंगे सुप्रीम कोर्ट के, वो। ठीक, ये ध्यान रखना है, क्योंकि बाद में हम लोग जाके जब चीफ जस्टिस के बारे में बात करेंगे तो वहां पर है कि चीफ जस्टिस को जो ओथ दिलाई जाती है, चीफ जस्टिस को ओथ दिलाई जाती है राष्ट्रपति द्वारा, और राष्ट्रपति को ओथ दिलाई जाती है चीफ जस्टिस द्वारा। ठीक है, क्योंकि ही कैन बी टर्म्ड एज द सेकंड हाईएस्ट पर्सन। हालांकि वाइस प्रेसिडेंट भी है, पर वाइस प्रेसिडेंट को इतनी पावर नहीं है एज सच। ठीक, तो वाइस प्रेसिडेंट जो है वो नहीं करते, ये चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद यहां पर एक लिस्ट दी गई है, आप लोगों की बुक से ही मैंने ये टेबल ली है। यहां पर सारे के सारे जितने भी अभी तक राष्ट्रपति के चुनाव हुए हैं 1952 से लेकर 2017 यानी कि 2017 तक, ये पूरा का पूरा डेटा यहां पर दिया गया है। इसमें इंपॉर्टेंट जो डेटा हो सकता है वो आप एक ये नोट डाउन कर सकते हैं, दैट इज 7th नंबर में। ठीक है, एन संजीवा रेड्डी इज द ओनली प्रेसिडेंट इन द इंडियन हिस्ट्री हु इज इलेक्टेड अनअपोज्ड, यानी कि इनके खिलाफ कोई भी नहीं खड़ा था, ये निर्विरोध चुने गए थे। ठीक, इसके बाद जो थोड़ा सा डेटा इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए, जो मुझे लगा, वो थोड़ा सा आप ये डेटा नोट डाउन कर सकते हैं, ये वाला, कि हाईएस्ट जो डिफरेंस है, ठीक है, हाईएस्ट डिफरेंस ऑफ वोट्स की जो बात है वो कितना है। ठीक है, यहां पर आप ये चीज देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा राजेंद्र प्रसाद का है, उसके बाद आप यहां पर देखेंगे तो एस राधाकृष्णन का है। ठीक है, इसके बाद आप नीचे आके देखेंगे तो रिसेंट टाइम्स में के आर नारायणन वाला जो केस है ये भी बहुत ज्यादा है, 94.97 इनके फेवर में पड़े थे, और सिर्फ 5% वोट जो थे वो इनके अगेंस्ट में पड़े थे। और धीमे धीमे आप ये चीज देखेंगे कि ये चीज बढ़ रही है। यहां पर आते आते ये 65% हो चुकी है, 65 और 34। ठीक है, यहां पर भी 68, 30, 65, 34। तो ये देख सकते हैं कि पहले से चीजें जो थी थोड़ा सा कम हुआ करती थी, और धीमे धीमे ये चीजें जो है वो बढ़ रही हैं। हालांकि यहाँ पर वीवी गिरी के केस में आप समझ सकते हैं कंपटीशन काफी ज्यादा टाइट था, 50% ये था और 48% ये था। ठीक है, तो इस तरीके की जो थोड़ा बहुत चीजें हैं कि कहाँ पर कंपटीशन ज्यादा टाइट था, कहाँ पर आप कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा मार्जिन था, ये थोड़ा सा चीजें आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। और ये चीज जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा कि 1977 में एन संजीवा रेड्डी इज द ओनली प्रेसिडेंट इन द इंडियन हिस्ट्री हु इज इलेक्टेड अनअपोज्ड। ठीक है, जिनको निर्विरोध चुना गया। क्योंकि इस तरीके के जो क्वेश्चंस है ये कभी कभी आपसे एसएससी के एग्जाम में, रेलवे के एग्जाम में जो इस तरीके के एग्जाम होते हैं वहां पर पूछे जा सकते हैं, या फिर आप लोगों से यूपीएससी भी स्टेटमेंट के फॉर्म में पूछ सकता है। ठीक है, एक स्टेटमेंट आपको दे दिया जाएगा कि देयर हैज बीन ओनली वन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु हैज बीन इलेक्टेड अनअपोज्ड। ठीक है, ये सारी चीजें। ठीक, चलिए इसके बाद आगे देखते हैं। जो हमने ओथ और अफर्मेशन की बात करी वो तो प्रेसिडेंट के लिए हो गई। अगर मान लीजिए कोई और व्यक्ति जो है वो प्रेसिडेंट का पद में काम कर रहा है, एक्टिंग प्रेसिडेंट के तौर पर अगर वो काम कर रहा है, क्योंकि अभी हम आगे जाके देखेंगे कि प्रेसिडेंट की जब पोस्ट अगर वैकेंट होती है इन केस ऑफ हिज डेथ या किसी भी और कारण की वजह से, तो जो वाइस प्रेसिडेंट है ही एक्ट्स एज एन एक्टिंग प्रेसिडेंट। ठीक है, अगर वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है तब कौन करेगा वो हम आगे जाके समझेंगे पूरा अगले लेक्चर में। ठीक है, तो वाइस प्रेसिडेंट या जो भी व्यक्ति जो है वो एक्टिंग प्रेसिडेंट के तौर पर काम करेंगे या फिर जो उनके फंक्शंस को डिस्चार्ज करेंगे, तो उनको भी इसी तरीके की ओथ और अफर्मेशन जो है वो लेनी पड़ेगी। ठीक, इसके बाद अगला आ जाता है कि प्रेसिडेंट ऑफिस की कंडीशंस क्या क्या है। ठीक है, ये जो कंडीशंस दी गई है ये आर्टिकल 59 में मेंशन है। ठीक, ये आगे पीछे करके इस तरीके से ही दिया हुआ है। अभी आपको याद होगा हमारा आर्टिकल 53 जो है वो बचा हुआ है। ठीक है, 53 इज अबाउट द एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द यूनियन, उसको हम लोग बाद में भी डिस्कस करेंगे जहां पर हम लोग पावर्स के बारे में बात करेंगे वहां पर। ठीक है, देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कंडीशंस क्या क्या है। कंडीशंस पहली यह है कि ही शुड नॉट बी अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट और अ हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, वो किसी भी पार्लियामेंट के हाउस यानी कि पार्लियामेंट के सदन यानी कि सांसद नहीं होने चाहिए, वो किसी भी स्टेट लेजिस्लेचर के हाउस जो है यानी कि हमारा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है या फिर काउंसिल है,
ठीक है, यानी कि विधानसभा और विधान परिषद है उनमें से कहीं के भी वो सदस्य नहीं होने चाहिए। ठीक, अगर मान लीजिए ऐसे कोई पर्सन जो है अगर वो इस तरीके के चुनाव में लड़ते हैं और राष्ट्रपति चुन लिए जाते हैं तो उनको वो सीट जो है मतलब उनकी वो सीट चली जाएगी, माना जाएगा कि वो सीट उनकी फिर वैकेट हो चुकी है। और किस दिन से वैकेट हो जाएगी? जिस दिन से वो अपने ऑफिस में एंटर करेंगे एज अ प्रेसिडेंट। ठीक, पहला तो ये है, दिस इज मेंशन्ड अंडर आर्टिकल 59 क्लॉज 1। दूसरा है, ही शुड नॉट होल्ड एनी अदर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। बाकी ऊपर जो हमने बात करी कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या क्या नहीं है, ठीक है, वो तो सही है, उसके अलावा कोई और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट या लाभ का पद वो नहीं होल्ड किए होने चाहिए, मेंशन्ड अंडर आर्टिकल 59 क्लॉज 2। ठीक, अगला क्या है कि ही इज एंटाइटल्ड विदाउट पेमेंट ऑफ रेंट टू द यूज ऑफ हिज ऑफिशियल रेसिडेंस दैट इज द राष्ट्रपति भवन। यानी कि राष्ट्रपति भवन में जहां पर राष्ट्रपति रहते हैं वहां पर उनको उसका कोई रेंट नहीं देना होता है, ये चीज भी नोट डाउन कीजिएगा, विदाउट पेमेंट ऑफ रेंट है ये। ठीक, दिस इज मेंशन्ड अंडर आर्टिकल 59 क्लॉज 3। अगला है कि ही इज एंटाइटल्ड टू सच एमोल्यूमेंट्स, अलाउंसेस एंड प्रिविलेजेस एज डिटरमाइंड बाय द पार्लियामेंट, कि पार्लियामेंट इनको जो भी अलाउंसेस प्रिविलेजेस देना चाहती है या पार्लियामेंट जो डिसाइड करती है वो भी इनको मिलता है। दिस इज ऑल्सो मेंशन्ड अंडर आर्टिकल 59 क्लॉज 3। और जो भी इस तरीके के अलाउंसेस या एमोल्यूमेंट्स हैं ये कहां पर दिए गए हैं? दिस आर मेंशन्ड अंडर शेड्यूल 2। ठीक है, जो हमारी दूसरी अनुसूची है उसमें ये मेंशन किए गए हैं। ठीक है, अगला है कि हिज अमोल्यूमेंट्स एंड अलाउंसेस कैन नॉट बी डिमिनिश्ड ड्यूरिंग हिज टर्म्स ऑफ ऑफिस, यानी कि जिस समय भी उनका कार्यकाल चल रहा है उस समय उनके अलाउंसेस को कम नहीं किया जा सकता। ठीक, डिमिनिश नहीं किया जा सकता है। आर्टिकल 59 क्लॉज 4, बढ़ाया जा सकता है लेकिन कम नहीं किया जा सकता। ठीक, इसलिए यहां पर लिखा गया है कैन नॉट बी डिमिनिश्ड, कैन नॉट बी चेंज्ड नहीं लिखा गया है। ठीक है, एक एक वर्ड को ध्यान से समझेंगे आप। कैन नॉट बी डिमिनिश्ड यानी कि कम नहीं किया जा सकते हैं, बढ़ाया भले ही जा सकता है। आर्टिकल 59 क्लॉज 4 में ये चीज मेंशन की गई है। ठीक है, इसके बाद 2018 की अगर हम बात करें तो यहां पर एक चेंज ये आया है कि पहले जो मंथली सैलरी हुआ करती थी वो 1.5 लाख रुपए होती थी राष्ट्रपति की, और आज की डेट में अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति की सैलरी हो चुकी है 5 लाख रुपए महीने पर मंथ। ठीक है, 2008 से पहले क्या होता था कि जो पेंशन थी रिटायर्ड प्रेसिडेंट की, यानी कि जो प्रेसिडेंट रिटायर हो चुके हैं उनकी जो सैलरी हुआ करती थी या जो पेंशन हुआ करती थी वो पहले हुआ करती थी 3 लाख रुपए महीना, और अब इसको क्या कर दिया गया है कि जितनी भी उनकी सैलरी है उसकी 50%, ठीक है, जितनी भी उनकी सैलरी रही है उसकी 50% उनको पर मंथ मिलेगी। ठीक, इन एडिशन दी फॉर्मर प्रेसिडेंट्स आर एंटाइटल्ड टू फर्निश्ड रेसिडेंस, इनको रेसिडेंस भी मिलता है, फोन फैसिलिटी मिलती है, कार मिलती है, मेडिकल ट्रीटमेंट, ट्रैवल फैसिलिटीज, सेक्रेटेरियल स्टाफ एंड ऑफिस एक्सपेंसेस अप टू ₹1 लाख पर एनम। ठीक है, इतनी सुविधाएं इनको राष्ट्रपति जो पूर्व राष्ट्रपति है मतलब उन सभी को भी मिलती है। यानी कि एक बार अगर कोई राष्ट्रपति मिल जाता है मतलब बन जाता है तो उसको उसके बाद फिर ये सारी की सारी सुविधाएं जो है वो जिंदगी भर के लिए मिलती हैं। ठीक, और अगर मान लीजिए राष्ट्रपति की डेथ हो चुकी है जो पूर्व राष्ट्रपति है उनकी, तो क्या होगा? द स्पाउस ऑफ द डिसीज्ड प्रेसिडेंट इज ऑल्सो एंटाइटल्ड टू अ फैमिली पेंशन एट द रेट ऑफ 50% ऑफ अ पेंशन ऑफ अ रिटायर्ड प्रेसिडेंट, फर्निश्ड रेसिडेंस, फोन फैसिलिटीज, कार, मेडिकल ट्रीटमेंट, ट्रैवल फैसिलिटीज, सेक्रेटेरियल स्टाफ एंड ऑफिस एक्सपेंसेस अप टू 20,000 पर एनम। ठीक है, यहां पर थोड़ा सा कम हो जाता है, ठीक है, कम हो जाता है, लेकिन ये सारी की सारी चीजें फिर भी मिल रही। ठीक है, यहां पर आप ध्यान ये देंगे कि जो इनकी पेंशन थी रिटायर्ड प्रेसिडेंट की जो पेंशन थी उसका 50% मिलेगा इनको, यानी कि यहां पर थोड़ा सा ये जो पेंशन दी जा रही है वो कम कर दी गई है। यहां पर ऊपर क्या लिखा है कि पेंशन जो है वो कितनी होगी? 50% उनकी जो सैलरी थी उसका 50%। ठीक है, यानी कि ये तो इनकी 50% जो ये है 50% ऑफ इस सैलरी, ये तो उनकी इनकम वो हो गई पेंशन। ठीक है, इस पेंशन का भी आधा, यानी कि जब राष्ट्रपति की अगर डेथ हो जाती है किसी पूर्व राष्ट्रपति की, तो जो उनकी वाइफ है, ठीक है, जो उनके स्पाउस है, उसको क्या होगा? मतलब अगर जैसे आज की डेट में क्या हुआ है कि सिर्फ एक ही हमारी फीमेल प्रेसिडेंट बनी है, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ठीक है, तो उनके केस में ये मतलब अगर फीमेल प्रेसिडेंट है तो उनके केस में हस्बैंड को, और हस्बैंड अगर प्रेसिडेंट है तो उनके केस में वाइफ को। डिसीज का मतलब होता है कि आफ्टर देयर डेथ। ठीक, तो उसमें क्या होगा कि उनकी जो ये पेंशन है उसका 50%, यानी कि पेंशन भी 50% हो जाएगी, आधी हो जाएगी, और ये जो एक्सपेंसेस के लिए पैसा 1 लाख रुपए मिल रहा था सालाना वो घट के 20,000 रुपए हो जाएगा। ठीक, लेकिन फिर भी यह है कि कुछ ना कुछ जो है वो मिलता रहेगा। ठीक है, अगला क्या है? द प्रेसिडेंट इज एंटाइटल्ड टू अ नंबर ऑफ प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज। प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज की बात हम लोगों ने किस आर्टिकल में की है ये भी आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, क्योंकि ये सारी की सारी चीजें हम लोग बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि कौन सा आर्टिकल जो है वो राष्ट्रपति के प्रिविलेजेस तो नहीं, स्पेसिफिकली मैं कहूंगा इम्यूनिटीज की बात की गई है। ठीक है, इम्यूनिटीज के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है, किस आर्टिकल में किया है ये आप मुझे बताएंगे। ठीक, और वहां पर हमने यही सारी की सारी बातें डिस्कस की हैं और भी ज्यादा डिटेल में। ठीक है, और वो क्या बातें हैं
कि ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस ही इज इम्यून फ्रॉम एनी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, उनके खिलाफ कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग जो है वो नहीं की जा सकती, इवन इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज पर्सनल एक्ट्स। ही कैन नॉट बी अरेस्टेड और इम्प्रिजनमेंट, उनको अरेस्ट नहीं किया जा सकता है, उनको जेल में नहीं डाला जा सकता है, ठीक। However, after giving 2 months notice, civil proceedings can be instituted against him during his term of office in respect of the personal acts, ठीक है, कि उनको जो है उनके खिलाफ सिविल प्रोसीडिंग्स हो सकती है, ठीक है, लेकिन क्रिमिनल प्रोसीडिंग जो है वो नहीं हो सकती है। और सिविल प्रोसीडिंग्स के लिए भी उनको 2 महीने का नोटिस वगैरह देना जो है वो जरूरी है। उसमें ये सारी चीजें मेंशन होनी चाहिए कि किसने इनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई करने की मांग की है, ठीक है, और क्या ग्राउंड्स बताए गए हैं, ये सारी चीज़ें उसमें मेंशन है। जिस आर्टिकल की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, जहाँ पर हमने ये इम्यूनिटीज़ की बात की है, वहाँ पर हमने बहुत डिटेल में ये चीज़ को डिस्कस किया हुआ है कि सारे टर्म्स एंड कंडीशंस वगैरह उसके क्या है, ठीक है। तो ये आर्टिकल अगर आप लोगों ने पढ़ा हुआ है तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये कौन सा आर्टिकल है और उसमें किस किस तरीके की चीज़ें दी गई है, वो भी आप वहाँ से जाके ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो आज इसको इतना ही रखते हैं। इसके बाद जो आगे का पार्ट है, जहाँ पर हम लोगों को वैकेंसी की बात करनी है, जहाँ पर हमें पावर्स वगैरह की बात करनी है, वो हम अगले लेक्चर से आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। चलिए, तो कंटेंट रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमारा टेलीग्राम का जो ग्रुप है, दैट इज ओकुल GS UPSC डिस्कशन फोरम, इसको ज्वाइन करके पूछ सकते हैं। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या फिर आप इसको टेलीग्राम में सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस पूरे के पूरे वीडियो सीरीज का जो फुल कोर्स है वो हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से जाके आप इसको एनरोल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सारे के सारे वीडियोस मिल रहे हैं, साथ ही साथ चैप्टर वाइज नोट्स भी मिल रहे हैं और चैप्टर वाइज क्विजेस भी जो है वो बहुत जल्द अपडेट कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो नोट्स के जरिए आप लोग क्विकली रिवाइज कर सकते हैं, वीडियोस के जरिए आप लोग सारे के सारे कंसेप्ट पढ़ सकते हैं और क्विजेस के थ्रू आप लोग अपने जो तैयारी है, अपनी जो प्रिपरेशन है, उसको एसेस कर सकते हैं। कोर्स परचेस करने संबंधी अगर आप कोई टेक्निकल क्वेरी फेस करते हैं तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं, दैट इज 9498086380। बाकी अगर आप हमसे कोई भी और बात शेयर करना चाहें, कुछ भी पूछना चाहें या कुछ भी बताना चाहें, तो उसके लिए आप हमें हमारी ईमेल के थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हैं, दैट इज support@okul.co। बाकी हमसे ज़्यादा जुड़ने के लिए आप हमें फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, लिंक्डइन पर और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड। आप हमारे अदर कोर्सेज को इन प्लेलिस्ट्स के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ताकि आपको हमारे सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अपने कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।